हेलो स्टूडेंट्स। तो नस्ट इक्वेशन क्या था और किस तरह से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है वो हमने देखा। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन से जो हमें सेल पोटेंशियल मिलता है वो सेल पोटेंशियल और रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेशन क्या है। फिर देखेंगे सेल पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन। तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेल पोटेंशियल। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सेल लेते हैं डैनियल सेल। इन डैनियल सेल फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। कौन कौन सी रिएक्शन होती है बराबर डैनियल सेल में? Zn सॉलिड रिएक्ट विथ CO2 प्लस आयन, क्या बनेगा? Zn2 प्लस एक्वियस प्लस Cu सॉलिड, है कि नहीं? ये रिएक्शन होती है। मतलब कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर आयन रिड्यूस होगा कॉपर में। अब इस सेल के लिए अगर हम मुझे नस्ट इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? चलो, ए सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन लॉग, याद करो इसके लिए क्या बनता था? QC क्या बनता था? Zn2 प्लस डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस, ठीक है? तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा नस्ट इक्वेशन। अब हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मिलता है? जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। और इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, या तो आप ऐसे ही बोल सकते हो विथ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन सेम हो। जब ये दोनों डायरेक्शन में रेट सेम हो जाएगा तब जाके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, सेम नहीं। याद रखो, इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। चलो अब देखो, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे टाइम पास होगा, क्या होगा? जिंक Zn+2 में कन्वर्ट होगा, मतलब कि Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, जबकि Cu2 प्लस रिड्यूस होके Cu बनेगा, मतलब कि Cu2 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो लिखेंगे ओके हियर विथ टाइम concentration of Zn2 plus ion will increase and concentration of Cu plus 2 ion, Cu2 plus ions will decrease, ठीक है? अब उससे क्या होता है? अब वही समझना है कि इससे होगा क्या। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इसका डिक्रीज होगा, उससे क्या होता है? तो आप देखो, इसके लिए अगर मुझे सेल पोटेंशियल ढूंढना हो तो फॉर्मूला क्या बनता है? सेल पोटेंशियल ढूंढने का फॉर्मूला क्या बनेगा? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन कैथोड, जो कि कॉपर का होगा, मतलब यहाँ पे आएगा Cu2 प्लस Cu, और यहाँ पे रिडक्शन एनोड, मतलब Zn2 प्लस Zn होता है कि नहीं? नॉर्मली अगर स्टैंडर्ड वैल्यू लो तो ये होती है, इसकी वैल्यू होती है प्लस 0.34, ये वैल्यू माइनस होती है, माइनस प्लस 0.76, इतनी वैल्यू होती है, और उससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी? 1.1 वोल्ट मिलेगी स्टैंडर्ड। अब जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी भी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस। इसका मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर जिंक का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए बराबर, तो वो Zn के कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है?
तो जैसे जैसे Zn आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, ये वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मतलब जो -0.76 था वो वैल्यू इंक्रीज होके -0.70, -0.60, -0.50 वैल्यू इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी। 0.34 से 0.30 हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा, 0.20। तो बात समझो कि ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है। उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि ये जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता है। पहले 1.1 था, अब वो वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। एक टाइम ये आएगा कि वैल्यू 0 हो जाएगी। उसी स्टेज को बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो बात समझो कि विथ टाइम concentration Zn+2 ion will increase and concentration of Cu2+ ion will decrease at the same time. At the same time, voltage of cell will decrease. क्यों? क्योंकि डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। will decreases। ठीक है, तो ये सेंटेंस ही बहुत इंपॉर्टेंस था। चलो नेक्स्ट, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? Zn में से Zn2+ बनना बंद हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा कि ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन और C2+ का कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अब कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गई। तो लिखेंगे after some time there is no change in concentration of Zn2+ and Cu2+ ion observed। बराबर। तो आफ्टर सम टाइम Zn2+ आयन और Cu2+ आयन के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होगा और उस टाइम पे ये वैल्यू डिक्रीज होते 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 कितनी हो गई होगी? 0 हो गई होगी। बराबर। एंड एट दैट टाइम सेल पोटेंशियल becomes 0। ठीक है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस समझ में क्या आया कि एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। एट इक्विलिब्रियम सेल पोटेंशियल बिकम 0। तो ये 0 हो गया। और जब ये 0 होता है तब ये वैल्यू कितनी होती है? याद करो, ये था रिएक्शन पोर्शन QC, लेकिन QC एट इक्विलिब्रियम ही बन जाता है KC। तो इसका मतलब ये हो गया कि Zn2+ डिवाइडेड बाई Cu2+ इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे? KC। कब? जब इक्विलिब्रियम होगा तब। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू हो गई 0। फिर ये तो वैसे का वैसा रहेगा, -0.059 डिवाइडेड बाई n और log क्या हो जाएगा? KC। वैल्यू यहाँ पे लाओ तो इसका मतलब हो गया +0.059 बाई n इज इक्वल टू, एक काम करते हैं इसे और सिंपल बनाते हैं, इसको ये साइड लाओ तो माइनस का प्लस हो जाएगा, तो फिर फॉर्मूला ये हो जाएगा +0.059 n log KC। तो इसे भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको KC को ही लिखना है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, ये जाएगा ऊपर, ये नीचे, मतलब log KC इज इक्वल टू n इंटू E0 सेल डिवाइडेड बाई 0.059। ठीक है, तो ये हो गया KC का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला यूज़ करके हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ढूंढ सकेंगे।
बाय यूजिंग सेल पोटेंशियल। देखो एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3.2, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन दिया हुआ है, ई नॉट सेल भी हमें वैल्यू है, हमारे पास सिर्फ एन चाहिए, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो कितना, तो यहाँ पे कॉपर में से कॉपर 2 प्लस बना, मतलब यहाँ पे एन इज इक्वल टू 2 होगा। ई नॉट सेल तो पहले ही हमारे पास है, बस हमें क्या ढूंढना है, के सी ढूंढना है। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करो, ये या ये, सेम ही तो है। तो लॉग के सी इज इक्वल टू एन ई नॉट सेल डिवाइडेड बाय 0.059, वैल्यू 2, ये कितना है 0.46 और ये 0.0059, ये वैल्यू होती है 15.5932 के आसपास। चेक करके देख लो। चलो ये तो हमें लॉग केसी की वैल्यू मिली, हमें तो केसी चाहिए। अगर जो मुझे केसी चाहिए तो लॉग निकालना पड़ेगा, और यहाँ से लॉग निकालो, इसका मतलब सामने की जो भी वैल्यू है उसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। ठीक है, और एंटी लॉग कैसे देखते हैं, तो देखो इतनी बड़ी वैल्यू का एंटीलॉग नहीं देख सकते, तो हम इसको अलग कर देंगे। 15 प्लस 0.5932 है कि नहीं, ये यही इसकी वैल्यू यही होती है। अब 15 का अलग देखना है, 15 का एंटीलॉग होता है 10⁻15 बराबर, इनटू अब 0.5932 का एंटीलॉग देखो, वो होता है 3.919, तो आपको केसी की वैल्यू मिल गई, यही तो आंसर है। 3.919 इंटू 10⁻15, कॉपी करो। ओके, नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी दैट इज डेल्टा जी एंड सेल पोटेंशियल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो अब पहले बात करते हैं कि हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किससे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, which convert chemical energy into electric energy। अब क्वेश्चन ये होता है केमिकल एनर्जी, कौन सी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो देखो कि यहाँ पे केमिकल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो एक्चुअली होती है गिब्स फ्री एनर्जी। तो रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और कितनी होती है वो हमें देखना है, और उसका रिलेशन सेल पोटेंशियल के साथ कितना होता है। तो देखो इलेक्ट्रिक वर्क, एक सेंटेंस है, इलेक्ट्रिक वर्क मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज W डन बाय galvanic cell is equal to decrease in Gibbs free energy of cell। देखो क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रिक वर्क यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, गैल्वेनिक सेल जितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो एक्चुअली कितनी होती है, तो केमिकल रिएक्शन की जितनी गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज हुई उतनी होती है। तो इसका मीनिंग तो ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू डेल्टा जी, बट कैसा, माइनस, है कि नहीं। चलो अब क्वेश्चन ये होता है कि गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रिक वर्क कितना होता है। तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेल पोटेंशियल, चार्ज कितना, तो इलेक्ट्रिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में चार्ज कितना होता है, तो NF होता है, उसे चार्ज बोलते हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज, और सेल पोटेंशियल यानी E सेल होता है। तो इसका मतलब W इलेक्ट्रिक इतना मिला, लेकिन W इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो हम ये वैल्यू अगर यहाँ पे रखें और माइनस ये साइड लाए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1
हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, है कि नहीं, बराबर। वेर बोलो व्हाट इज एन, एन तो मालूम ही है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्चुअली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। What is F? F is the Faraday constant. Faraday's constant. और उसकी वैल्यू होती है 96487 कूलम पर मोल, और अप्रोक्स अगर वैल्यू ले तो 96500 कूलम पर मोल। आप कोई भी वैल्यू ले सकते। सेल तो ई सेल तो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल। इफ सेल इज स्टैंडर्ड, इसका मतलब सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है, तो ये रिएक्शन कैसे आएंगे, कैसे लिखोगे, फॉर स्टैंडर्ड सेल ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है। चलो तो सेम ही है, बस कंडीशन स्टैंडर्ड है। ओके, तो ये हमें रिलेशन मिल गया। अब थोड़ा आगे, नॉर्मली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब मिलता है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, सेल ई सेल इज इक्वल टू 0 होता है, अभी हमने देखा। तो ई सेल अगर 0 होगा तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, बराबर। एट इक्विलिब्रियम ई सेल 0, देयरफॉर डेल्टा जी बिकम्स 0। बट एट इक्विलिब्रियम कभी भी ई नॉट सेल 0 नहीं होता, बट एट इक्विलिब्रियम ई सेल नॉट is equal to 0, therefore delta G नॉट is not equal to 0। इसका मतलब ई सेल 0 होता है, डेल्टा जी 0 होता है, लेकिन ई नॉट सेल कभी भी 0 नहीं होता, तो डेल्टा जी नॉट भी नहीं 0 होगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन में अब हम अभी जो हमने सेल पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो रिलेशन देखा, उसमें हमने देखा था कि व्हाट इज के सी इज इक्वल टू, ऐसा था ना, हमने ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.095, उसकी जगह हम लिखेंगे एन एफ आर टी, या तो हम क्या लिखते थे, हाँ एन एफ आर टी, यही तो होता है एक्चुअली अगर मुझे नहीं लिखना हो, और एल एन के सी, ठीक है। तो ई नॉट की जगह ये वैल्यू रखेंगे, तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू ये एक्चुअली ऊपर आएगा आर टी बाई एन एफ, ऐसा होता है, एन एफ नीचे होता है, ठीक है, आर टी बाई एन एफ, तो ये हो जाएगा आर टी बाई एन एफ एल एन के सी, ये कैंसिल हो गया, तो डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी, और सिंपल करो तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी। तो ये रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड गिब्स फ्री एनर्जी, ये हमने 11th में पढ़ा था, ठीक है। तो ये होता है डेल्टा जी एंड सेल पोटेंशियल का रिलेशन। कॉपी करो। डेल्टा जी पे डिपेंडेबल 2 न्यूमेरिकल्स है, एक तो एग्जाम्पल नंबर 3.3 और सेकंड है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.6। तो पहले ये देखेंगे, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द डैनियल सेल इज 1.1, इसका मतलब हमें ई नॉट सेल स्टैंडर्ड बोला है ना, तो ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट दिया हुआ है। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसका मतलब हमें डेल्टा जी नॉट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये रिएक्शन दिया हुआ है। अब आप बताओ रिएक्शन में n कितना होगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो Zn जो कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो +2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब ऐसा कब होता है, जब चेंज कितना होगा 2 का, है कि नहीं। तो यहाँ पे n = 2 हो जाएगा, ठीक है। तो n = 2। चलो फॉर्मूला कौन सा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ए नॉट सेल, n की वैल्यू 2 है, F 96487, आप 500 भी ले सकते हो। अब देखो ये वैल्यू कूलम में होती है और ये जो होता है ये वैल्यू किस कौन सी यूनिट में है, कूलम में, इनटू ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट, ये वोल्ट में होता है। इसका मतलब यहाँ पे कूलम इनटू वोल्ट हो रहा है, बराबर। ये आंसर -21271.4 कूलम इनटू वोल्ट होगा। कूलम इनटू वोल्ट को ही हम जूल बोलेंगे, मतलब वही जूल होता है। तो याद रखो ये आंसर जूल में मिला। किलो जूल में चाहिए तो 1000 से डिवाइड कर दो, मतलब इतना होता, ये हो गया किलो जूल। तो ये आंसर आपका। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर। तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, रिएक्शन हो रही है 2Fe3 प्लस 2I माइनस गिव्स 2Fe2 प्लस I2। रिएक्शन इसलिए लिखा कि हमें रिएक्शन से n मिलता है। n अगर ढूंढना हो तो अभी देख लो, देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया 6। यहाँ पे कितना है 2 2 + 2 2 ज़ा 4। तो बोलो चेंज कितना हुआ, यही तो देखना था। यहाँ पे ही गलती होती है, चेंज कितना हुआ सिर्फ 2 का, तो यहाँ पे भी n = 2 था। क्लियर। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना पड़ता है। ओके आगे इनॉट सेल की वैल्यू है हमारे पास, तो इनॉट सेल कितना है 0.236 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है 298 केल्विन। कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी एंड Kc। पहले क्या ढूंढेंगे, पहले हम डेल्टा जी ढूंढेंगे। देखो फर्स्ट फ्री एनर्जी जी की बात करेंगे। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ए नॉट सेल। चलो वैल्यू n तो हमने ढूंढ लिया, n = 2 है, तो -2 F 96487 कूलम इंटू 0.236 वोल्ट, मतलब कूलम इंटू वोल्ट वही होता है जूल। ये आंसर 455,41886 जूल जितना होगा, 45541.86 जूल। किलो जूल में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड कर दो और ये हो गया किलो जूल। चलो एक आंसर मिल गया। सेकंड क्या ढूंढना है, Kc। डेल्टा जी और Kc का रिलेशन हमने लिखा था, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log Kc, है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये होता है कि डेल्टा जी की वैल्यू किलो जूल में भी है और जूल में भी है, कौन सी लेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि आप आर की वैल्यू कौन सी ले रहे हो। देखो आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये भी होती है, और आर की वैल्यू होती है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो अगर आपने किलो जूल वाली वैल्यू ले ली तो आपको डेल्टा जी भी किलो जूल में रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको जूल वाली वैल्यू चाहिए, अगर आपने आर की वैल्यू जूल वाली ली तो आपको डेल्टा जी भी जूल में ही रखना पड़ेगा। नॉर्मली हमें जूल वाली ही मालूम होती है, तो हम ये वैल्यू लेंगे, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू भी जूल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -4554.86, ये होगा -2.303, आर की वैल्यू 8.314 जूल और टेम्परेचर तो 298 है, इनटू लॉग
के सी। तो log के सी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस निकल गया, 541.86। अगर ये तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू निकल के आएगी 75705.8 समथिंग जितना होगा, बराबर। अब इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड करोगे तो 7.9816 जितना आंसर मिलेगा। तो ये तो log के सी की वैल्यू हुई, हमें के सी चाहिए। तो के सी चाहिए, इसका मतलब ये log निकालना पड़ेगा और सामने जो भी वैल्यू है उसका एंटी लॉग देखेंगे। एंटी लॉग कैसे देखते थे, तो उसको अलग कर दो, 7 + 0.9816। क्लियर। अब 7 का एंटी लॉग कितना होता है, 7 का एंटी लॉग होता है 10⁻7 और इंटू 0.9816 का एंटी लॉग होगा 9.585। तो यही तो आपकी के सी की वैल्यू, बराबर। कॉपी करो।